राइट बच्चों, सो वी आर गोइंग टू डू, हमने मार्च 21 का दो किस्तों में, दो हिस्सों में कर लिया था, मैंने दोनों पोस्ट कर दिए हैं। अब हम जून 21 वेरिएंट 31 यानी जो हमारा दूसरा वेरिएंट है उसको कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम मेमूना, एएस मिस किया आज आपने? वालेकुम सलाम सर, सॉरी। नो वरीज, लेकिन अब वीडियो जरूर देखिएगा, ठीक है सर जी। 32 समर 19 पड़ा हुआ है, मैंने आज सेव नहीं किया इसको। 21 मार्च पड़ा हुआ है, आई थिंक आई हैवंट सेव्ड, इसको जल्दी से डाउनलोड कर लेते हैं। राइट बच्चों, सो हियर वी गो, इसको बंद कर लेता हूँ और नया डाउनलोड कर लेते हैं जी। 9708 अस्सलाम वालेकुम मेरीन, प्लेजेंट सरप्राइज बेटे, आप तो बड़े रेगुलर थे, क्यों छुट्टियां मार रहे हो? वालेकुम सलाम सर। हाँ जी सर मेरे टाउनशिप बेटा, में लाइट चली जाती है 10 बजे, वीडियोस देख रहे हो? तो क्योंकि अब सही वीडियोस हुआ भी है। मुश्किल से ही हाँ बच्चे देख रहे हैं। जी, बेटे सुस्ती ना करें, अपना ग्रेड खराब ना करें स्टेज पे प्लीज। माय रिक्वेस्ट इज P3 इज योर वीक पार्ट, मुझे पता है आप सारी क्लास का। तो जून 31 हम समर 21 का वेरिएंट 31 कर रहे हैं जून का, और इसकी मैं नीचे सेव कर देता हूँ अपने उस ग्रुप में जहाँ पे मेरे बाकी पेपर पड़े हुए हैं, और फिर हम ले लेते हैं इसका क्वेश्चन पेपर। राइट जी, सेव एज, इसी में डाल, इधर से ही सॉल्व करना शुरू कर देते हैं, नीचे जाने की बजाय टाइम बचाते हैं। राइट जी, सो वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर 1। याद रखिएगा, पहले 3 एफिशिएंसी में से, फिर 2 कंज्यूमर बिहेवियर में से, फिर प्रोडक्शन कॉस्ट और मार्केट स्ट्रक्चर स्टार्ट हो जाएंगे, ऑब्जेक्टिव्स वगैरह, फिर दोबारा 1-2 एफिशिएंसी में से आएंगे। तो एफिशिएंसी के 5 एक क्वेश्चन आते हैं, फिर लेबर मार्केट आ जाएगी, फिर इनकम इक्वालिटीज का एक आधा क्वेश्चन, फिर मैक्रो स्टार्ट हो जाएगी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और वो सारा कुछ। राइट जी, व्हाट इज अ नेगेटिव कंजम्पशन एक्सटर्नैलिटी एसोसिएटेड विद चूइंग अ गम? अब्दुल्ला महमूद, तसल्ली से देखो, नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी गम खाने की, कंजम्पशन एक्सटर्नैलिटी जो च्युइंगम खाने वाला है वो कौन सी नेगेटिव हार्मफुल इफेक्ट कर रहा है थर्ड पार्टीज पे? सर ABC तो नहीं होंगे सर, D होगा। दोबारा देखो मेरे बेटा, कंजम्पशन की, नॉट प्रोडक्शन की, इसलिए मैं बार बार आपको करता हूं, क्वेश्चन को पढ़ा करें अच्छी तरह। च्युइंगम खाने वाला कौन सी नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी कर रहा है, नॉट प्रोड्यूस करने वाला। C। शाबाश फिजा, वेल डन। समझ आ गया बेटे, जो हम च्युइंगम खा के हमें रोड पे फेंक देते हैं वो पोल्यूशन का बायस बनती है, लोगों के पाँव में लग जाती है, डिस्टर्बेंस का बायस बनती है। अब्दुल्ला समझ आई बात कि नहीं? जी सर। कंजम्पशन एक्सटर्नैलिटी, नॉट प्रोडक्शन। अब देखो आपका कॉन्सेप्ट ठीक था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप उसको पिक ना कर सके और एक मार्क गलती से मिस हो गया। ओह अच्छा, क्रेसेंट वालों के ग्रुप में मैंने लिंक नहीं भेजा, लेट मी जस्ट क्विकली डू दैट। अली अहमद, चले गुड बच्चों, मैं जरा लिंक फॉरवर्ड कर दूं क्रेसेंट वालों को, 1 मिनट जी। इसलिए मेरे को इंशाल और इब्राहिम भी नजर नहीं आए। जस्ट अ मोमेंट जी, लेट देम जॉइन। पहला क्वेश्चन जो बच्चा भी आया, अली अहमद देखो जरा, आपके ख्याल में पहले क्वेश्चन में क्या आंसर होना चाहिए? व्हाट इज द नेगेटिव कंजम्पशन एक्सटर्नैलिटी विद च्युइंगम? जो च्युइंगम खाते हैं उनकी वजह से थर्ड पार्टीज को क्या नुकसान हो रहा है? नॉट प्रोडक्शन, कंजम्पशन। हैव कॉन्फिडेंस, शाबाश। सी, शाबाश। समझ आ गया ना? नंबर 2, सॉरी, क्या बोल रहा हूँ। firm produced its goods at an average cost of 14. It then produces the same output at a lower average cost by different methods of production. Price remains above the marginal cost.
In which ways is the firm now more efficient? प्राइस मार्जिनल कॉस्ट के बराबर नहीं है, एलोकेटिव एफिशिएंसी तो निश्ता, डायनेमिक एफिशिएंसी अलबत्ता यस। सो ऑप्शन बी। सब बच्चों को क्लियर हुआ या दोबारा बता दूं? सर एलोकेटिव एफिशिएंसी तो समझ आ गया सर, डायनामिक एफिशिएंसी कैसे होगा सर? वो तो टेक्नोलॉजी की वजह से नहीं होता। तो उसने क्या बोला है? और इनोवेशन की। डिफरेंट मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है ठीक है अब्दुल्ला, जरा तसल्ली से, मैं जल्दी में करवा रहा हूँ, आप जब स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छा समझ आएगा। वो आपको हिंट दे रहा है प्रोडक्टिव का, लेकिन ऑप्शन नहीं दी लकीली। तो डायनामिक है, जब इनोवेशन डिफरेंट मेथड्स आते हैं तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी काम आती है ना, और चॉइस भी बढ़ती है। गॉट इट? ठीक है सर। या नंबर 3, लेट्स गो जी। Oof, lamba question. In 2008, Beijing had the Olympic Games and built a new stadium and infrastructure. 1.5 million people lost their homes and were relocated far away from their community. एक external cost. Factories were closed during the games to reduce air pollution. एक external benefit भी और cost भी. Private cost factories को और external cost इलाके को कम हुआ है। प्राइवेट कॉस्ट बढ़ी है, फैक्ट्री को बंद करना पड़ा है। टुडे द स्टेडियम इज अ मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन एंड एथलीट्स अकोमोडेशन इज यूज्ड एज अपार्टमेंट। ये प्राइवेट बेनिफिट्स आ रहे हैं, अपार्टमेंट्स मिल गए हैं लोगों को, और टूरिज्म वहाँ पे बहुत आ रहा है, तो एक्सटर्नल बेनिफिट आ रहे हैं। फॉर विच ग्रुप इज द लाइकली एक्सेस ऑफ मार्जिनल सोशल बेनिफिट्स ओवर मार्जिनल सोशल कॉस्ट द ग्रेटेस्ट? तसल्ली से देखिए, इन चारों में से कौन से ग्रुप को सिर्फ फायदा हुआ है, तो आपका आंसर सही हो जाएगा। टेक योर टाइम। लेट्स से बुरहान, आपने सॉल्व करना है, लेकिन बाकी सब देखें आराम से। गुड क्वेश्चन, आई कैन सी। थोड़ा सा कंफ्यूजन मुझे भी हो रही है अभी। ओके जी, गॉट इट। जी बुरहान, आर यू क्लोज? सर मैं वो जरा थोड़ा लॉग आउट हो गया था, प्लस मैं जरा ड्राइविंग कर रहा हूँ आज, तो ओके, थोड़ी देर में घर पहुंच के आपको बता देता हूँ। श्योर। लेट्स सी। इब्राहिम, ट्राई करेंगे बेटे? सर डी। वेरी गुड। ए क्यों नहीं है? कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को भी तो जॉब मिली थी, उनके भी तो प्राइवेट बेनिफिट बढ़े हैं। सोशल बेनिफिट्स किनके बढ़े हैं? जो उन घरों में आ गए, इर्द गिर्द टूरिज्म भी बहुत है, तो शॉप्स वगैरह सब कुछ मिल गई उनको। ठीक है, एक वेल बिल्ट एरिया में आ गए और घर भी मिल गए। सो डी इज इलिए करेक्ट है। सबको समझ आ गया मेरे बच्चों, या कोई क्वेश्चन? तो ए के से प्राइवेट बेनिफिट बढ़े हैं। प्राइवेट बेनिफिट बढ़े, लेकिन बेटे वक्ती तौर पे गेम खत्म हो गई बाद में। फैक्ट्री वर्कर्स जो रिटर्न टू द जॉब्स, उनको अब जाके बेनिफिट आना शुरू हुए, उतने जितने पहले थे बीच में गायब हुए, उनको नुकसान हुआ है। रेजिडेंट जो बीजिंग से दूर जिनको ले जाया गया, उनका नुकसान है, एक्सटर्नल कॉस्ट है। अलबत्ता जिनको एथलीट्स की अकोमोडेशन अपार्टमेंट्स मिल गए अच्छे से, इर्द गिर्द टूरिस्ट क्राउड भी है, हर संग की फैसिलिटी भी आ गई, एक्सटर्नल बेनिफिट्स भी और प्राइवेट बेनिफिट्स भी। गॉट इट? जी सर। अब आए जी माइंड लाइन कंज्यूमर बिहेवियर की तरफ। Memuna, the graph shows budget line for a household as used in indifference curve analysis. What can be concluded about the amount of income that could be spent by the household? Budget line की definition mind में लाओ। A line that shows all possible combinations of two goods a consumer can afford in his current income with given prices of goods. अब try करो कौन सा सही है। सर डी। मेमुना की आवाज एकदम से मेल की कैसे होगी? कौन है आप? सर अली। अली अहमद। गुड अली, लेकिन मेमुना आपको समझ आ रहा था? जी सर, मैं बोल रही थी। डी, आर एस टी तीनों पे सेम इनकम है। सबको समझ आ गया ना? ऑल कॉम्बिनेशन जिस पे इनकम सेम है वो अफोर्ड कर पा रहे हैं। एनीवन, एनी प्रॉब्लम्स? फिजा, अब्दुल्ला, एनीवन? Okay. Which act of purchase or consumption is most likely to illustrate the law of diminishing marginal utility? तसल्ली से सब देखें, किस में लग रहा है कि अगला यूनिट कंज्यूम करने से
यूटिलिटी कम हो रही है। डी किसने बोला है? ए, वेरी गुड यमुना, शाबाश। समझाएं कैसे? Sir, it says the final course of all you can eat banquet at to end an evening out. जी Sir, जो उससे marginal utility पहला मतलब course में से मिलेगी वो फिर दूसरे में कम हो जाएगी, तीसरे में कम हो जाएगी। हाँ, इस स्टेटमेंट से क्या पता लग रहा है कि आखिरी कोर्स उसने क्यों खाया है, इसके बाद उसको डिस्ट्रिब्यूटिविटी मिलने वाली है या एमयू गिरने वाला है, ठीक है ना। बाकी सब में देखिए कॉइन कलेक्शन वाले को हर नया कॉइन एक्सेप्शन है, ये ज्यादा एमयू देगा। रोल 2 चाहिए थे वॉलपेपर के, एक आधा आपने लगा दिया, आधा कमरा खाली पड़ा है, दूसरा रोल ऑफ वॉलपेपर विल गिव यू मोर यूटिलिटी। आखिरी ड्राइविंग लेसन जिसकी बेस पे आपको लर्नर्स परमिट मिलेगा, उससे मोर यूटिलिटी। समझ आ रहा है ना। तो बाकी सब में एमयू बढ़ रही थी, सिर्फ ए में कम हुई। कोई कंफ्यूजन बच्चों? नंबर 6, अगर किंग डिमांड कर्व पड़ा हुआ है तो इट्स द इजीएस्ट क्वेश्चन। King demand curve is often used when economists attempt to analyze the way in which oligopolists operate. What does the king demand curve indicate? मोहतशिम देखिएगा जरा। मोहतशिम, आर यू देयर बेटे? जी सर, जी, थोड़ा कंफ्यूज वेट कर रहा हूँ। बच्चों, इस फायदा लेके मौके का आपको किंग डिमांड कर्व थ्योरी समझा दूं? ये ए होगा? नॉट एट ऑल। जी मुझे बताएं, किंग डिमांड कर्व समझा दूं? मेरा इशू है ये देखो मेरा बेटा। सर सी है? सी में देख लूं कौन सी ऑप्शन है। नो 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 नो, ये समझ ले। मेरे ख्याल में काफ़ी बच्चों को इसमें हमेशा किंग डिमांड कर्व वगैरह में मसले आते हैं। सो ये देखो मेरा बेटा, ये है किंग डिमांड कर्व की थ्योरी। प्राइस, रेवेन्यू, कॉस्ट, आउटपुट। इस फर्म का बी से लेके ए तक डिमांड कर्व इलास्टिक था। ये प्राइस थी मार्केट में और ये क्वांटिटी फर्म बेच रही थी। अब टेम्पटेशन वुड बी कि मैं प्राइस कट करूं, प्राइस कट करने से मेरा रेवेन्यू बढ़ेगा। लेकिन ओलिगोपोली में 3 अजम्पशंस हैं। पहली है जी, इफ वन फर्म कट्स प्राइस, नो वन फॉलोज। एक फर्म अगर प्राइस कट करे कोई फॉलो नहीं करेगा, ठीक है जी। इफ वन फर्म raises price, oh no, if one firm cuts price, सर ये उल्टा नहीं हो गया? all follow, sorry, all follow, सब प्राइस कट कर देंगे। if one firm raises price, no one follows। और तीसरी है जी, ऑलरेडी एक एस्टैब्लिश प्राइस है पी जिस पे सब सेटिस्फाइड है। अच्छा जी, अब अगर ये फर्म बी ए तक डिमांड कर्व इलास्टिक था, इलास्टिक डिमांड कर्व में प्राइस कट करनी चाहिए ताकि रेवेन्यू बढ़े, प्रोपोर्शनली ज्यादा सेल्स हो। अगर ये प्राइस कट करेगी, बाकी फर्म्स भी प्राइस कट कर देंगी, डिमांड इन इलास्टिक हो जाएगी। बिकॉज कंज्यूमर्स को एकदम से सोचना पड़ेगा कि हो क्या रहा है जी, हम इन्होंने प्राइस कट की है, बाकी सब ने भी कट कर दी है, तो दे विल स्टार्ट शिफ्टिंग हियर एंड देयर। तो आपका डिमांड कर्व, एवरेज रेवेन्यू इन इलास्टिक हो जाएगा। किंक आ गया, टेढ़ा हो गया। एम आर पहले इलास्टिक आ रहा, थोड़ा इसको मैं सही कर दूं, सॉरी ज्यादा मैंने कर दिया। पहले इलास्टिक आ रहा था यहां तक, पॉइंट सी तक, उसके बाद थोड़ी देर के लिए हमारा डिमांड कर्व, सॉरी एमआर कर्व डिसरप्ट होगा, डिसअपीयर होगा, और उसके बाद जब एमआर कर्व निकलेगा वो भी इनइलास्टिक हो चुका होगा। सी टू ई, ये हमारा ब्रोकन पार्ट ऑफ एमआर,
ठीक है। अच्छा जी, अब बेसिकली प्राइसेस रिजिड हो जाती हैं ओलिगोपोली में, स्टेबल हो जाती हैं, फर्म्स प्राइस चेंज करने से डरती हैं। उसकी इन्वेस्टिगेशन हमें क्या बता रही है? किंग डिमांड कर्व कि इलास्टिक डिमांड थी, एक फर्म ने प्राइस कट की, बाकी सब ने भी कट कर दी, उसका रेवेन्यू गिर गया, इसलिए वो प्राइस कट नहीं करेगी, इसी प्राइस पे सेटल रहेगी। इलास्टिक डिमांड पे प्राइस बढ़ाना वैसे भी बेवकूफ़ी है, बहुत सारे लोग छोड़ देंगे, रेवेन्यू गिरेगा, और ना ही कोई फॉलो करेगा प्राइस राइज को, अगेन उसका रेवेन्यू गिर जाएगा, तो फर्म्स विल कीप चार्जिंग प्राइस पी। समझ आ गया मेरा बेटा? कोई कंफ्यूजन यहाँ पे? ओके, अब इसी को इंडस्ट्री का बनाते हैं। 3 फर्म्स का मैं एमसी लगा रहा हूँ। एमसी ऑफ फर्म ए जिसकी कॉस्ट ज्यादा है, एमसी ऑफ फर्म बी जो थोड़ी सी एफिशिएंट है, और एमसी ऑफ फर्म सी जो सबसे एफिशिएंट है। इन सब को भी यही आउटपुट और प्राइस सूट करेगी, क्योंकि सबका एमआर ऊपर है एमसी से, प्रॉफिट कमा रहे हैं। अलबत्ता अगर ये आउटपुट बढ़ाते हैं, देखो एमआर नीचे है, और इवन द मोस्ट एफिशिएंट फर्म एमसीसी वाली जिसका एमसी कॉस्ट सी है, उसकी भी कॉस्ट ज्यादा है रेवेन्यू से, तो उसको भी लॉस हो रहा है। इसलिए फर्म्स become rigid on this price and this output because of interdependence between firms, price change नहीं करते। समझ आ गया बच्चों? बेसिकली मैंने किंग डिमांड कर्व आपको पूरा करा दिया। किसी को यहाँ प्रॉब्लम आ रही हो? अब कोई बच्चा मुझे जरा सॉल्व करके दिखाए, होपफुली समझ आ गया होगा। लेट्स सी, अली अहमद, कौन सी ऑप्शन होनी चाहिए? कौन सी बात आपको यहाँ पे ओलिगोपोली मॉडल की मैंने समझाई है जिसकी वजह से किंग डिमांड कर्व हो रहा है? सर बी। कैसे मेरा बेटा? उन्होंने कहा satisfying is the best objective। नहीं, सेटिस्फाइंग प्रॉफिट की मैंने बात कहीं भी नहीं की, अगर आप तसल्ली से देखो। एनीवन एल्स जी? डी डी, होगा सर। tendency towards price stability, price rigidity due to interdependence। अली समझ आ गया? यस सर, आई गेट इट। माय रिक्वेस्ट, 4 वीडियोस लगी हुई ओलिगोपोली की, प्लीज देख लें। क्यों अपना एक एमसीक्यू बिला वजह खराब कर रहे हैं? सबको समझ आ गया? मेमूना, फिजा, एनीवन हु स्ट्रगलिंग, प्लीज आस्क मी। ओके, नंबर 7 बहुत आसान है जी। Why might a firm adopt a policy of diversification? Let's say, वलीद तो आज क्लास में नहीं है, आप बता दें मेमूना, why might a firm adopt policy of diversification? सर सी। To ensure greater ability to spread investment risks. Yes, इसको बोलते हैं जी अपना फाइनेंशियल रिस्क बेयरिंग इकोनॉमीज। वेल डन। सबको क्लियर है? डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, डिफरेंट मार्केट्स में ऑपरेट कर रहे हैं, रिस्क ऑफ फेलियर कम हो रहा है, इन्वेस्टमेंट जो की हुई थी उसका रिस्क स्प्रेड कर रहे हैं। नंबर 8, इब्राहिम, what would be likely to help a small firm to survive and what might be a threat to its survival? तसल्ली से देखिएगा, ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग होते हैं। डी होना चाहिए। वेरी गुड। कंज्यूमर्स वैल्यू पर्सनल सर्विस, छोटी फर्म्स प्रोवाइड करती हैं। न्यू गवर्नमेंट रेगुलेशन और इट्स बिजनेस, गवर्नमेंट ने कवानीन लगा दिए, मुश्किल कर दिया, तो बी इज करेक्ट। एक क्यों नहीं करेक्ट? कंटेस्टेबिलिटी ऑफ द मार्केट। इसमें क्या सीन है? मार्केट कंटेस्टेबल मींस बैरियर कम है, तो छोटी फर्म को सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो रहा है। थ्रेट, एक्सपेंसिव न्यू टेक्नोलॉजी ठीक थी, लेकिन हेल्प नहीं हो रहा कंटेस्टेबिलिटी से। लो बैरियर्स भी फर्म्स को सर्वाइव करने में मुश्किल हो रही है बिकॉज दे आर गेटिंग मोर एंड मोर कॉम्पिटिशन। सेलिंग अ होमोजीनियस प्रोडक्ट, ये भी एक कोई उनके पास यूनिकनेस नहीं है। और थ्रेट, न्यू फर्म्स एंटरिंग द मार्केट, ठीक है, लेकिन हेल्प नहीं हो रही होमोजीनियस प्रोडक्ट बेचने से। यूनिक होती तो सर्वाइव करना आसान था। सबको समझ आ गया जो इब्राहिम ने चूज की ऑप्शन?
ग्रेट। अब मेरे बच्चों सही तरह कीजिएगा। डायग्राम शोज द कॉस्ट एंड रेवेन्यू कर्व्स ऑफ अ प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग मोनोपोलिस्ट। प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग है, MCMR की आउटपुट लेगा। व्हाट मेजर्स द टोटल मोनोपोली प्रॉफिट मेड बाय द फर्म? फिजा ट्राई करें मेरा बेटा। एवरेज कॉस्ट और एवरेज रेवेन्यू के दरमियान में जो एक रेक्टेंगल बनता है MCMR वाली आउटपुट पे, वो प्रॉफिट होता है। इन्होंने 4 लेबल नहीं किए लेकिन किसी और तरीके से समझाया। डी। कौन सा? डी। वेरी गुड। समझाओगी कैसे किए? पूरा ये रेक्टेंगल ये JO और OQ। JK एंड OQ, वेरी गुड। मैं एक बार आप लोगों को करवा भी देता हूं, मैं इसको, मेरी फीलिंग थी ऐसा क्वेश्चन आए तो मैं करवाऊंगा इंशाल्लाह। तो लेट्स जस्ट डू इट। ये मैंने पोस्ट कर दिया यहाँ पे। अब देखिएगा मेरे बच्चों कैसे हमें प्रॉफिट निकालना होता है। MCMR की हमने आउटपुट ली, इस आउटपुट पे कॉस्ट हमारी ये है और हमारा रेवेन्यू डिमांड कर्व के थ्रू ये सारा एरिया, ठीक है। अब JK तो हमें दिया हुआ है लेकिन यहाँ कोई लेबल्स नहीं है, तो उसको हम आउटपुट OQ में मल्टीप्लाई कर दें तो ये सारा एरिया निकल आएगा। सबको समझ आ गया है? अली, मेमुना, मोतशिम, एनीवन? Okay, I hope it is clear. Let's go on to paper again. थोड़ी स्पीड लगाते हैं। नंबर 10 ये हमने कल भी किया था तसल्ली से। I hope all of you get it right now. Let's give it to whom? Let's give it to whom? Let's give it to किसी बच्चे से जिससे मेरी बात ना हुई हो। Let me just quickly see. अहमद हैं, बुरहान तो ड्राइविंग कर रहे हैं आजकल। मरीन तारिक तसल्ली से। मैं आ गया हूं। ओके। मरीन देखें बेटे, ये आपने अगर वीडियो देखी तो आपको बहुत आसानी समझ आ जाएगी। मैंने बहुत डिटेल में एक कॉन्सेप्ट करवाया था, वरना ट्राई करें। मरीन आता है कि नहीं बच्चे बता दें। I think Marine is unable to answer or something. ऑप्शन डी। ऑप्शन कौन सी मिलेगी? कौन सी? डी। बी और डी मुझे समझ नहीं आ रही आपकी आवाज। बी गलत है मेरे बेटे। अच्छा, एक बार ये मैं फिर करवा देता हूँ सबको, ताकि एक बार माइंड में बैठे। I think she said D. D as in dog. डी एज इन डॉग बोला है आपने या बी एज इन बॉल बोला है बेटे? D as in dog. बिल्कुल सही है, शाबाश। खैर एनीवेज मैं दोबारा करा देता हूँ फॉर माय ओन सेटिस्फैक्शन। देखो बेटे, मैं यहाँ इसको दोबारा पेस्ट करके स्क्रीनशॉट को देखो। 3-4 बातें। जिस टोटल कॉस्ट कर्व को ओरिजिन से निकली हुई रे जब सिर्फ टेंजेंट होती है, जैसे यहाँ पे हो रही है, यहाँ पे एवरेज कॉस्ट हमारी मिनिमाइज हो जाती है, हम इस पॉइंट पे आ जाते हैं, ठीक है। अगर टोटल कॉस्ट जहाँ से स्टार्ट हो रही है, बाकी तो फिक्स थी, 0 से इसलिए स्टार्ट नहीं हुई, वेरिएबल कॉस्ट हुई, जहाँ पे वो टेंजेंट होती है ये आउटपुट OQ2 पे, वहाँ पे OQ2 पे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हमारी मिनिमाइज हो जाती है, हम इस पॉइंट पे आ जाते हैं। OQ1 तक हमारा स्लो बढ़ रहा था टोटल कॉस्ट, तो इंक्रीजिंग रिटर्न्स आ रहा था, मार्जिनल कॉस्ट कम हो रही थी, बाद में बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट मिनिमाइज्ड है OQ1 पे। अब समझ आ गई ऑप्शन सबको या किसी को कंफ्यूजन हो रही हो अभी भी? अभी आप नहीं थे पहली क्लास में, क्लियर हो गए? यस सर। कॉन्फिडेंस नहीं था, बताओ। यस सर, क्लियर था। मैंने इसका आंसर डी निकाल लिया हुआ था। शाबाश शाबाश। ये भी कल की बातों बातों मैंने करवा दिया था। लेट्स से बुरहान, परफेक्ट इलास्टिक डिमांड कर्व है परफेक्ट मार्केट में, टोटल रेवेन्यू कर्व की शेप क्या होनी चाहिए? सर सी। हर यूनिट सेम प्राइस पे बिक रहा है तो टोटल रेवेन्यू एक खास स्लोप पे चलेगा। नॉर्मली बी शेप होती है, अगर
डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड करो, पहले बढ़ता है इलास्टिक डिमांड और फिर इन इलास्टिक और सेंटर में यूनिटरी। ये भी सबको क्लियर था, तो मैं आगे स्किप करूं, वरना लेट्स गो एंड डिस्कस अगेन। आई गेस काफी क्लियर है पहले से। इब्राहिम देखिएगा, बल्कि मोहतशिम आप देखिएगा, व्हाट आइडेंटिफाइज द आउटपुट लेवल रिक्वायर्ड टू मीट द स्टेटेड एम ऑफ अ मोनोपोली फर्म। एम को आउटपुट से कोलैबोरेट करो, कहां पे ठीक हो रहा है। सर डी। शाबाश, वेरी गुड। MR0 मींस रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन। एक बार फिर बात करते हैं, मैक्सिमम एफिशिएंसी या तो MCAR एलोकेटिव एफिशिएंसी या MCAC के बराबर प्रोडक्टिव एफिशिएंसी। प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग MCMR, सेल्स मैक्सिमाइजिंग AC इज इक्वल टू AR की आउटपुट। रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन MR0 हो जाए तो रेवेन्यू मैक्सिमाइज होता है। ये कल भी डिस्कस किया था, सबको क्लियर है बच्चों? जी सर। अब्दुल्ला अहमद आप कर लें, गवर्नमेंट इंप्लीमेंट्स 3 इकोनॉमिक पॉलिसीज। इनकम टैक्स लोअर किया है, हायर इनडायरेक्ट टैक्स ऑन जस्ट अल्कोहल टू रिड्यूस कंजम्पशन, हायर स्पेंडिंग ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर। विच पॉलिसीज रिप्रेजेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज जो पूरे मुल्क में चलेंगी? समझ लो ना, फिस्कल मॉनेटरी सप्लाई साइड में कोई होंगी? तो बी होगी। बी देखो, हायर इनडायरेक्ट टैक्स ऑन अल्कोहल टू रिड्यूस कंजम्पशन। ये माइक्रो है या मैक्रो है? ये ऐसा चीज आपने माइक्रो सिलेबस में पढ़ा था या मैक्रो में? सिर्फ शराब पे लगा रहे हैं, नथिंग एल्स। ये माइक्रो है या मैक्रो है? ठीक है सर, माइक्रो है। माइक्रो तो कौन सा ठीक है? तसल्ली से देखो, इनकम टैक्स माइक्रो और मैक्रो। सर इनकम टैक्स तो मैक्रो में आएगा ना सर। तो फिर आपने इसको क्यों छोड़ा? हायर स्पेंडिंग ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर मैक्रो, सर वो भी मैक्रो में है। गवर्नमेंट स्पेंडिंग का हिस्सा है 1 और 3 ऑप्शन ए। ठीक है, ठीक है मेरा बेटा, तसल्ली से कीजिएगा। नंबर 14 मेमूना, व्हेन देयर आर पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज इन कंजम्पशन व्हाट कैन बी कंक्लूडेड अबाउट द आउटपुट ऑफ द मार्केट? ज्यादा बन रही है चीज या कम बन रही है, क्या हो रहा है? तसल्ली से देखें। सो सी। आउटपुट मस्ट बी बिलो एलोकेटेड एफिशिएंट लेवल, बिल्कुल ठीक है, सबको क्लियर है। प्राइवेट सेक्टर एक्सटर्नल बेनिफिट्स को इग्नोर कर देता है, अंडर प्रोडक्शन हो रही होती है, अंडर कंजम्पशन हो रही होती है। बुरहान, जीनी कोएफिशिएंट ऑफ अ कंट्री इज 0.4। जितना ये जीरो के पास आता जाए उतना फेयर डिस्ट्रीब्यूशन, इक्वालिटी ज्यादा। हाँ, जितना 1 के पास उतनी अनइक्वल। ठीक है। Poorest income earners in this country pay no income tax. Government increases the tax on highest income earners, which results in a more even distribution of income. What could be concluded from this? देखें, बहुत इजी है सर ए। वेरी गुड। जीनी कोएफिशिएंट गिरेगा 0.4 से भी नीचे, जीरो के पास आना शुरू हो जाएगा, और टैक्स सिस्टम ज्यादा प्रोग्रेसिव, हायर इनकम पे आपने और ज्यादा रेट लगा दिए। सबको समझ आ रहा है? सर एक दफा गिनी कोएफिशिएंट समझा दें सर थोड़ा सा। हमने 3-4 बार क्लास में किया था बेटे। वो लॉरेंस कर्व और लाइन ऑफ परफेक्ट इक्वालिटी के बीच का जो एरिया होता है, जितना वो दूर सैग कर रहा होता है लॉरेंस कर्व, ठीक है ना, उतनी इनइक्वालिटी होती है। तो जीनी कोएफिशिएंट निकालने के लिए एरिया बिटवीन लॉरेंस कर्व एंड लाइन ऑफ परफेक्ट इक्वालिटी ओवर टोटल एरिया बिलो लाइन ऑफ परफेक्ट इक्वालिटी। समझ आ रहे हैं? अब्दुल्ला याद नहीं आ रहा? बता दो, खुल के बता दो। सर नहीं आ रहा सर यार। अब मैं हैरान हूं, तुम लोगों ने P4 दे दी और रिवीजन नाम की चीज नजर नहीं आ रही। A1 की क्लासेस में मुझे सिर्फ याद दिलाना पड़ता है, बच्चे कहते हो सॉरी सर, सारा याद आ गया। तुम लोगों ने P4 अल्लाह आसरे पे किया है, अगर चॉइस ना होती, इसलिए मैं परेशान हूं अगले साल से बच्चों का क्या होगा। इधर है जी परसेंटेज ऑफ हाउस होल्ड्स और इधर है
परसेंटेज ऑफ इनकम। अगर मेरा बेटा सब हाउस होल्ड के पास बराबर इनकम हो, लास्ट 20% के पास 20% ऑफ इनकम एंड वेल्थ है, अगले 20 के पास नेक्स्ट 20% ऑफ इनकम एंड वेल्थ है, अगले 20 के पास अगली 20% इनकम एंड वेल्थ है, ठीक है। वैसे इस टाइम पे ये करवाना इट्स अ बिट सैड कि बच्चों को कॉन्सेप्ट ही याद नहीं है कि कहाँ पे। आई नो योर सिलेबस इज लॉन्ग बट यू गाइज आर बिगर नाउ, कम ऑन, यू गाइज शुड बी एबल टू रिपीट एंड रिवाइज योर सेल्फ। अगर फर्ज किया मैं दूसरे टीचर से रहा होता, ये क्लासेस ना करा रहा होता, तो अब्दुल्ला क्या बनता? यू ही लगते ना। तो प्लीज थोड़ा सा ये ABCD सारे परफेक्टली इक्वालिटी के पॉइंट हैं, समझ आ रही है बात? ये है असल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, इसको बोलते हैं लॉरेंस कर्व। जितना ये दूर हो परफेक्ट इक्वालिटी से उतनी अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, जितना पास होता जाए उतनी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। ये पूरा एरिया लॉरेंस कर्व और परफेक्ट इक्वालिटी के बीच वाला A, नीचे वाला एरिया B। जीनी कोएफिशिएंट कैलकुलेट करने के लिए हम एरिया बिटवीन लॉरेंस कर्व एंड लाइन ऑफ परफेक्ट इक्वालिटी A ऊपर रखेंगे और A प्लस B नीचे। जितना आंसर 0 के पास आएगा मींस ये एरिया छोटा है, और जितना आंसर बड़ा आएगा मींस ये एरिया A ज्यादा है। ये मैथमेटिकल उसकी रिप्रेजेंटेशन है। अब समझ आ गया अब्दुल्ला या नहीं? सर आ गया समझ। क्या ये क्लास में 3-4 बार किया है कि नहीं? किया हुआ है। करो मेरे बेटे, रिवाइज करो प्लीज। लेबर मार्केट के फौरन बाद सिर्फ 1.5 सफ़ा है ये, ठीक है, इनकम इक्वालिटी वाला चैप्टर। तो अब मुझे बताएं जी, अब समझ आ रहा है सबको? जीनी कोएफिशिएंट गिरेगा, 0 के पास आएगा, और इनकम टैक्स पहले से प्रोग्रेसिव हो गए, हायर इनकम पे हमने हायर रेट लगा दिए। सबको क्लियर है? एनीवन प्लीज? अब्दुल्ला की अच्छी बात है, पूछ लेते हैं जब समझ ना आए। बाकियों को क्लियर हो गए? ओके। इकोनॉमिक रेंट याद है, ये जल्दी रिवाइज करा दूं, बताएं मुझे। लेबर मार्केट का कॉन्सेप्ट सर याद है। बता दें अब्दुल्ला, आप ही बता दें। सर ए। वेरी गुड अली, शाबाश। सी हो सर। ए सर ये सी भी हो सकता है सर। मिनिमम अमाउंट रिक्वायर्ड टू कीप द लेबर इन करंट जॉब्स। वो है ट्रांसफर अर्निंग, उससे ऊपर जो अर्न कर रहे हैं वो आपका इकोनॉमिक रेंट है। सॉरी सर मैंने इसको मिक्स कर दिया था। लेट मी जस्ट क्विकली ड्रॉ इट वंस मोर फॉर द सेक ऑफ कॉन्फिडेंस टू ऑल। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। ये मैंने लगाया जी सप्लाई कर्व, ये वेज रेट, ये लेबर। सप्लाई कर्व इज द विलिंगनेस ऑफ वर्कर्स टू ज्वाइन। इससे नीचे वाला एरिया ट्रांसफर अर्निंग्स, ऊपर वाला एरिया इकोनॉमिक रेंट। समझ आ गया? जितनी सप्लाई बना रहा हूं यहाँ पे, इन इलास्टिक S1 और ये S2 इलास्टिक है। जितनी सप्लाई इन इलास्टिक हो उतना इकोनॉमिक रेंट ज़्यादा होता है। S1 में देखो A प्लस B 2 एरियाज है और S2 में सिर्फ एक एरिया है। समझ रहे हैं? क्योंकि वर्कर स्किल्ड है उसका इकोनॉमिक रेंट ज़्यादा है, ट्रांसफर अर्निंग कम है। समझ आ रही है बच्चों की नहीं? जैसे परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई कर्व है, सारी इनकम सप्लाई कर्व से ऊपर, वेज रेट से नीचे इकोनॉमिक रेंट, रोनाल्डोज ऐसे लोग। और परफेक्टली इलास्टिक सारी इनकम सप्लाई कर्व से नीचे और ट्रांसफर अर्निंग्स, उनका कोई इकोनॉमिक रेंट नहीं होता। इस मिनिमम से ऊपर उनको कोई देता ही नहीं, क्लीनर्स वगैरह। परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई, अनस्किल्ड वर्कर्स। बच्चों समझ आ रहा है या कोई कंफ्यूजन? इट्स हाई टाइम आप P4 में रिवाइज नहीं किया तो कम से कम अब कर लें। और है भी लेबर मार्केट जिसका मैं इतना शोर मचाता हूँ कि आप लोगों ने करना है। लेट्स मूव ऑन टू 17। गुड क्वेश्चन। आई वुड लाइक टू गिव इट टू ऑल ऑफ यू। जो सॉल्व कर गया, मुझे प्रॉपर समझा गया, स्निकर्स तो मैं नहीं देता, ऑनलाइन क्लास है, मेरी दुआएं आपके साथ। ट्राई टू सॉल्व इट, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन।
इतना आसान है ना अगर बेसिक कॉन्सेप्ट सही रखो। सर डी Who's that? मोहतशम। Mutashim, very good. Explain करो, your answer is correct. सर एमआरपी वाली थ्योरी के एमपी बिल्कुल। MR कितना दिया उसने? 1.6 है और 3000 आवर्स के बेसिस पे हमारा एमपीपी जो 4 है, तो 4 into 1.6 6.4। अब कहाँ पे वेज रेट सेट होता है? जहां MCL MRP के बराबर हो, वेज रेट इज MCL D, 6.4 वेज होगी, वहां इक्विलिब्रियम आएगा। बच्चे सबको समझ आया? एक बार करवा दूं। I'm so happy with you मोहसिन, माशाल्लाह। बच्चों समझा दूं या आगे है? ये मुश्किल क्वेश्चन है। समझ आ गया था। हाँ वेरी गुड, सबको समझा दूं। अच्छा देखिए इब्राहिम, उसने हमें क्या इंफॉर्मेशन दी है कि परफेक्ट कंपटीशन है तो MCL MRP पे हायरिंग होगी। डायग्राम वो क्या है? रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट MPP यहां से दे दिया है और MR गुड बिकने से $1.6 आ रहा है। 300 आवर्स लेबर के लग रहे हैं, 300 आवर्स पे 3000 आवर्स पे 4 इज आर MPP। या 4 को मल्टीप्लाई करेंगे MR में MPP को, MRP बन जाएगा डिमांड फॉर लेबर बन जाएगी। वेज कहाँ सेट होती है? जहां डिमांड और सप्लाई बराबर हो MCL के। वेज रेट इज ऑलवेज MCL स्ट्रेट लाइन। 6.4 वो है, 1.6 को 4 में मल्टीप्लाई किया, 6.4 डिमांड है, तो सप्लाई डिमांड बराबर हुए, MCL MRP बराबर हुए, वेज रेट हमें पता लग गया। समझ आया इब्राहिम कि नहीं? You guys got it very quickly. Memuna, Fiza, anyone? Please don't be shy. Ali? सर समझ आ गई थी। Good girl. सियाने बच्चे हैं, दुआएं ले सबके लिए दुआएं जी। A government attempts to stimulate growth by cutting its main interest rate. तसल्ली से देखना क्यों इंटरेस्ट रेट कट होने के बावजूद इफेक्टिवनेस नहीं आएगी? कोई लिमिटेशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। सर ए तसल्ली से देखो, इंटरेस्ट रेट कट की है। अगर इन्वेस्टर्स की एक्सपेक्टेशन बढ़ गई, वो तो बहुत लोन लेंगे, बहुत एक्सपैंड करेंगे, इफेक्टिव हो जाएगी पॉलिसी, ग्रोथ आएगी। इंटरेस्ट रेट कट हुआ है। सॉरी सर, होल्ड हाँ यही कोई बात नहीं, देख लें। डी MPC कम है, इंटरेस्ट रेट कम हुआ, लोगों ने लोन भी लिए लेकिन एडिशनल इनकम का ज्यादा कंज्यूम नहीं कर रहे, सेव कर रहे, तो फिर एग्जैक्टली वो ग्रोथ नहीं आ पाएगी, मल्टीप्लायर इफेक्ट नहीं आ पाएगा। सबको क्लियर? ओके। टोटल रेवेन्यू का पूरा रिलेशनशिप करवाया था आप लोगों को क्लास में। फिजा, कैन यू लुक एट इट एंड टेल मी? डायग्राम शोज द रिलेटिव पोजीशन ऑफ टू कंट्री। ओ नहीं, ये तो वो नहीं है। अच्छा, कुजनेट कर्व, ये भी मैंने आपको करवाना होता है क्योंकि बच्चे बार बार भूल जाते हैं। कुजनेट कर्व बना बनाया अच्छा मिल गया, मैं आपको दिखा देता हूँ। व्हाट कुजनेट कर्व शोज इज कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ एक कंट्री की जब GDP बढ़ता है, इनकम पर हेड बढ़ती हैं, डेवलपिंग से कंट्री डेवलप होता है, तो पहले इनकम गैप्स बढ़ते हैं। देखो ऊपर जा रहा है, ये जीनी कोएफिशिएंट है इनइक्वालिटी के लिए। जीनी कोएफिशिएंट बढ़ता है, इनइक्वालिटी बढ़ती है क्योंकि कुछ लोग प्राइमरी में रह जाते हैं, कुछ सेकेंडरी में जॉब ढूंढना शुरू हो जाते हैं, वो ज्यादा अर्न करते हैं। फिर एक वक्त आता है सारे टर्शरी में आ जाते हैं मेजॉरिटी, तो वाई पॉइंट पे हम फिर इनकम इक्वालिटी होना शुरू हो जाती है। तो तसल्ली से, क्वेश्चन डिफरेंट है लेकिन मैंने आपको गुजनेट कर्व समझा दिया। इट शोज हाउ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन चेंजेस एज कंट्रीज डेवलप। जब GDP इनकम पर हेड बढ़ती है, पहले इनकम गैप्स बढ़ते हैं। रीजन, हम प्राइमरी से सेकेंडरी में शिफ्ट हो रहे होते हैं, कई वर्कर्स सेकेंडरी की ट्रेनिंग लेके अपनी वेजेस बढ़वा लेते हैं, फैक्ट्री मैनेजर्स वगैरह बन जाते हैं, एनालिस्ट बन जाते हैं, और कई जो हैं वो प्राइमरी में रह जाते हैं, फिशर्स, माइनर्स, उनकी इनकम्स कम रहती हैं, तो इनकम गैप्स एक दफा बढ़ते हैं। शुरू में क्यों कम होते हैं? सारे प्राइमरी में थे, फिर जब कंट्री डेवलप हो गई टर्शरी में चला जाता है तो ज्यादातर लोग टर्शरी में है, फिर इनकम गैप्स कम हो जाते हैं।
तो अब तसल्ली से देखें, व्हाट डज द डायग्राम इंडिकेट? ओपन आंसर है, कोई भी दे दे। कंट्री वाई हैज लेस इनकम इनइक्वालिटी देन कंट्री एक्स। किसने बताया ये? इब्राहिम ने। यस, देखो वाई पे इनकम इनइक्वालिटी कम है, एक्स पे ऊपर ज्यादा है। सबको क्लियर हो गया? रिजेक्ट करते हैं। कंट्री एक्स कलेक्ट्स मोर इनकम टैक्स देन कंट्री वाई। इनकम टैक्स प्रोग्रेसिव होते हैं, उनसे इनकम गैप्स कम होते हैं। एक्स में तो इनइक्वालिटी ज्यादा है, रिजेक्टेड। कंट्री एक्स हैज अ हायर नेशनल इनकम देन कंट्री वाई। नेशनल इनकम वाली साइड से देखो, एक्स की बहुत कम है, वाई की ज्यादा है। कंट्री वाई हैज कंट्री वाई इज लेस इकोनॉमिकली डेवलप्ड देन कंट्री एक्स। नहीं, कंट्री वाई में इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज्यादा है, इनकम पर हेड ज्यादा है। बहुत आसान क्वेश्चन था अगर बेसिक कॉन्सेप्ट ठीक हो। अच्छा जी, ये तो आप लोगों ने मॉडल आंसर करके गए थे। लेट्स सी, marine mu is often regarded as a better measure of economic welfare than GDP per head. What is additionally included in the calculation of mu? तो सली से बताते हो क्या चीज है जो जीडीपी मिस कर रहा है और म्यू में आ रही है, जिसकी वजह से ये बेहतर मेजर बन रहा है। मैं बता दूं हमजा, हाँ आपसे कुछ नहीं पूछा, बता दें। सर एक्सटर्नल कॉस्ट यस, एक्सटर्नल कॉस्ट म्यू माइनस कर देता है, क्योंकि जीडीपी लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ा रहा होता है, एक्सटर्नल कॉस्ट को नहीं देख रहा होता, ये उसमें से माइनस कर देता है। लेजर टाइम को ये ऐड कर देता है, हिडन इकोनॉमी को ऐड कर देता है। यहाँ नेगेटिव इम्पैक्ट लिखा हुआ है शैडो इकोनॉमी का, अगर ये पॉजिटिव होता तो ठीक था। पेड वर्क जीडीपी में भी है, म्यू में भी है। कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग आर्मामेंट्स यानी गन्स वगैरह, वो भी दोनों में है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। किसी बच्चे को यहाँ प्रॉब्लम आ रही हो मेरीन? यू गॉट इट नाउ? सर लेकिन ये तो कह रहा है कि एडिशनली इंक्लूडेड इन द म्यूज, तो सर इसमें तो शैडो इकोनॉमी नहीं आनी चाहिए सर। उसने कहा नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द शैडो इकोनॉमी। नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द शैडो इकोनॉमी मींस शैडो इकोनॉमी कम हो रही है। ठीक है सर। एक्सटर्नैलिटीज जीडीपी नहीं देखता, कहते हैं हालात बहुत अच्छे हो रहे हैं, लेकिन धुओं की वजह से लिविंग स्टैंडर्ड नीचे हो रहे होते हैं। म्यू इसको एडजस्ट करता है, निकालता है वैल्यू लगा के एक्सटर्नैलिटीज की। समझ आ गया? जी सर। जीडीपी को नीचे करता है सही करने के लिए। अब्दुल्ला क्लियर है टोटली? मेरीन आप क्लास में हैं या निकल गई हैं? मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप जवाब नहीं दे रही, उनको बता दिया करो यार कि नहीं है वो बची। अच्छा, लेट्स गो ऑन टू 21। विच स्टेटमेंट अबाउट नेशनल इनकम अकाउंटिंग इज करेक्ट? हमजा आप बता दें, आपसे मैंने बहुत कम बात की है। सर इसका डी होगा। शाबाश, समझाएंगे कैसे? Hamza, would you explain? Hamza, mark scheme is not a good idea. Concept लो। इससे देखो मैं स्किप कर जाता क्वेश्चन। लेट्स गो इट वन बाय वन। ए क्यों गलत है? डेप्रिसिएशन डज नॉट नीड टू बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम जीडीपी फिगर्स बिकॉज इट हैज ऑलरेडी बीन टेकन इनटू अकाउंट बाय फर्म्स। नहीं, रोड्स की, इंफ्रास्ट्रक्चर की, कैपिटल इक्विपमेंट की अक्सर की डेप्रिसिएशन फर्म्स नहीं कर रही होती, गवर्नमेंट को करनी पड़ती है। जीडीपी में से निकाल के उसको जीएनपी के बाद एनएनपी बनाते हैं, नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो ये बात गलत है। GDP generally greatly overstates the true value of output because some of the profit included is supernormal profit। नहीं, प्रॉफिट सुपर नॉर्मल हो जीडीपी में शामिल होता है। हम प्रॉफिट्स इनकम्स मेजर में सब डालते हैं ना, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड इंटरेस्ट। सी, जीडीपी इज अ बेटर मेजर ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड्स देन जीएनपी बिकॉज नेट प्रॉपर्टी इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज नॉट अवेलेबल फॉर सिटीजंस। नेट प्रॉपर्टी इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड होने से जीएनपी बनता है, वो बेहतर मेजर है जीडीपी से, क्योंकि कुछ वर्कर हमारे बाहर काम कर रहे हैं, वो ला रहे हैं, कुछ फॉरेनर्स यहाँ से अर्न करके ले जा रहे हैं, तो वो जीडीपी बेहतर मेजर नहीं है, जीएनपी बेहतर है। GNP per capita ignores many important factors like hidden economy, like
डू इट योरसेल्फ एक्टिविटीज लाइक एक्सटर्नल कॉस्ट जो भी हमने म्यू में डिस्कस किया, लाइक घरों में मेड्स वगैरह का होना, लिविंग स्टैंडर्ड्स बेहतर होते हैं, ये शो नहीं कर रहा होता। कैपिटल गुड्स पे हम पैसा लगा रहे हैं या मिलिट्री गुड्स पे लिविंग स्टैंडर्ड लो हैं, कंज्यूमर गुड्स कम बन रही हैं, जीडीपी जीएनपी ज्यादा ऊपर जा रहे हैं। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। हमजा समझ आ गई? जी Okay, good. Let's move on to. Oh yeah, I hate these. Absolutely hate these. Can we skip it for tomorrow? इस वक्त 11 बजे मेरी हिम्मत नहीं है सॉल्व करने की। 23G. The government is committed to increasing real GDP using only fiscal and monetary policies. Which combination of measures is likely to be most effective in achieving this aim? नमूना देखें। फिस्कल के नीचे फिस्कल लिखा हुआ सही होना चाहिए। ग्रोथ के लिए रियल जीडीपी आप बढ़ाना चाह रहे हो। से ए होगा। शाबाश, समझाओगी कैसे? से फिस्कल ऐसे होगा कि जो टैक्सेस मतलब फिस्कल इज बेसिकली डन थ्रू मतलब टैक्सेशन। तो सर जब वो टैक्सेस ज्यादा सिर्फ लेंगे टैक्सेशन? तो उसके थ्रू हमारा जो फिस्कल सिर्फ टैक्सेशन बेटे फिस्कल पॉलिसी में क्या होता है? सिर्फ टैक्सेशन? और गवर्नमेंट स्पेंडिंग। हाँ, तो बजट डेफिसिट का बढ़ना मींस स्पेंडिंग ज्यादा कर रही है गवर्नमेंट, टैक्सेस कम ले रही है, तो एक्सपेंशनरी है, बिल्कुल ठीक है। और सेंट्रल बैंक बायज बैक गवर्नमेंट बॉन्ड्स, इससे कैसे एक्सपेंशन आएगी? से ये बहुत हुआ बड़ा बेटे, क्वांटिटेटिव ईजिंग मैंने 4-5 बार रिसेंटली भी करवाया। सर वो मनी सप्लाई ज्यादा कर देंगे। मनी सप्लाई ज्यादा हो रही है। सेंट्रल बैंक जब अपने बॉन्ड्स वापस खरीदता है, कमर्शियल बैंक्स में हमारे अकाउंट्स में पैसा आ जाता है। कमर्शियल बैंक्स लेंड करते हैं मल्टीप्लायर बेस पे, इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ती है। नमूना गॉट इट? जी सर वो मैंने यही एक्सप्लेन करना था, बस मल्टीप्लाई का वर्ड नहीं आ रहा था मेरे जहन में। मल्टीप्लायर नहीं चाहिए था, सिर्फ क्वांटिटेटिव ईजिंग यानी पैसा मनी सप्लाई बढ़ने के वर्ड आना चाहिए था। 24G. What describes the multiplier process as it operates within a closed economy with no government sector? Burhan. Good question. बुरहान आप क्लास में हो? I didn't think बुरहान is there. मोतशिम आप देखिएगा। मोटिशिम भी नहीं है। ओके, अब्दुल्ला आप देख लें। सब मल्टीप्लाई प्रोसेस में थोड़ा सा प्रॉब्लम है सर। मेरे रिवाइज कर लो, वीडियोस 2 लगाई थी, वीडियोस देख लो। आपने उस दिन भी मुझसे पूछा था, याद है? अब देखो इतनी देर होगी, 40-40 मिनट की 2 वीडियोस आपने नहीं देखी, 4-5-6 दिन हो गए। प्लीज डू दैट मेरे बेटा, थोड़ा सा तो सेल्फ भी करो ना। इट्स नॉट जस्ट माय जॉब, इट्स योर जॉब एज वेल फॉर योर फ्यूचर। शाबाश, सब बच्चे लग जाओ, थोड़ा सा काम, एक एक की पावर रिवीजन लगाई हुई है, प्लीज देख लें। What describes the multiplier process? What is multiplier process? कि कोई एक इंजेक्शन अगर नेशनल इनकम में आता है, इन्वेस्टमेंट का, गवर्नमेंट स्पेंडिंग का, एक्सपोर्ट्स का, तो इकोनॉमी में ग्रोथ मल्टीप्लाइड इफेक्ट आता है, क्योंकि वो बार बार इनकम स्पेंड होती है। लेट्स से 100 मिलियन की इन्वेस्टमेंट आई थी, डिपेंडिंग ऑन एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, अगर एमपीसी थी 0.8, हर डॉलर का 0.8 कंज्यूम होता है, मींस बाकी 0.2 विड्रॉ हो रहा है। तो पहली बार 100 मिलियन का इंजेक्शन आया, 100 मिलियन से ग्रोथ आई। अगली बार 20 मिलियन 0.2 सेव हो गया, बाकी 0.8 यानी 80 मिलियन दोबारा जनरेट हुई इनकम्स। फिर अगली बार 80 का 20% लीक हो गया, जब तक वो जीरो नहीं हो जाता 5 टाइम्स मल्टीप्लायर इफेक्ट आ रहा है। ठीक है, तो अब देखें इस कॉन्सेप्ट की बेस पे अब्दुल्ला कौन सी ऑप्शन ठीक है? When an injection into circular flow of income brings about greater or increased change in rise in national income or whatever. डी होगा। डी होगा। सबको समझ आ गया है?
देखो कॉन्सेप्ट कितना सिंपल है, मैं आपको 4 लाइनें बताई और आप लोग मल्टीप्लायर काफी हद तक समझ गए हो, लेकिन इसके फॉर्मूलाज जो पिछली क्लासेस में कराए थे एक बार आप रिवाइज क्यों नहीं कर लेते हो? सारा दिन आजकल फ्री है और कोई पेपर नहीं है, सब बच्चे प्लीज रिवाइज करो। नंबर 25। अच्छा जी, ये अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन यस टीचर की जरूरत है, ये बच्चों को जरा मुश्किल लगते हैं क्योंकि इसमें काफी सारा अलजेब्रा, इकोनॉमिक्स का अलजेब्रा है थोड़ा सा। इन एन इकोनॉमी विद नो गवर्नमेंट सेक्टर, 3 सेक्टर इकोनॉमी है, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, एक्सपोर्ट्स, इंपोर्ट्स, और वाई नेशनल इनकम की उसने दे दी है हमें यू नो शॉर्ट टर्म्स। इफ कंजम्पशन इज इक्वल टू 40, ये कंजम्पशन फंक्शन दिया हुआ है, 40 प्लस 40 मींस ऑटोनोमस कंजम्पशन जो हर सूरत में करनी है, प्लस 0.5 ऑफ नेशनल इनकम यानी एमपीसी, हर एडिशनल डॉलर का हाफ 0.5 ये कंज्यूम करते हैं। इन्वेस्टमेंट 80 है, एक्सपोर्ट्स 100 हैं और इंपोर्ट्स भी 100 हैं। व्हाट विल बी द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम? इसको बेटे कैसे सॉल्व करते हैं? 4 इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम्स हैं, हर वैल्यू हम पुट करेंगे, जहां पे बराबर आंसर आ जाए वो इक्विलिब्रियम लेवल आता है। मैं सही वाला करवा रहा हूं, डी लेट्स सी, नहीं डी नहीं, बी होना चाहिए, हाँ बी। 40 प्लस हम कंजम्पशन वाला पहला इंजेक्शन निकालना चाह रहे हैं, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, उससे नेशनल इनकम बनती है। सी इज जी 40 प्लस 0.5 ऑफ नेशनल इनकम, बी में नेशनल इनकम दी हुई है 240, 0.5 को जब 240 मल्टीप्लाई करोगे आंसर आएगा 120, तो कंजम्पशन होगी 40 प्लस 120 160। इन्वेस्टमेंट है 80, हम पहुंच गए 240 पे, एक्सपोर्ट्स है 100, हम पहुंच गए 340 पे, इंपोर्ट्स माइनस होती हैं 100, 240 बराबर आ गया इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम का। बच्चे समझ आ रहे हैं या दोबारा बताऊं? सर आ गया समझ। मेमुना, एनीवन हु स्ट्रगलिंग? हमजा, इब्राहिम? सर आ गया समझ। इब्राहिम ऑल क्लियर? हमजा? Yes, sir. Which policy does a central bank undertake to pursue quantitative easing? अभी पढ़ के आए, मेमुना आप सॉल्व करेंगी। क्वांटिटेटिव ईजिंग क्या है? अभी ऊपर पढ़ के आए। सर ए। परचेज लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट डेट फ्रॉम पब्लिक, बॉन्ड्स वापस जब सेंट्रल बैंक हमारे से खरीद लेता है, मनी सप्लाई बढ़ती है, इंटरेस्ट रेट कम होता है, लेंडिंग बढ़ती है। 27, what would be an increase in leakages or withdrawals from circular flow of income? इब्राहिम आइडेंटिफाई करो कौन सा विड्रॉल या लीकेज है। 3 है, एस प्लस टी प्लस एम, सेविंग्स प्लस टैक्सेस प्लस इंपोर्ट्स, कोई एक बता रहा होगा। Ibrahim, you're there? Yes, imports का लीकेज हो रहा है। बी, इंक्रीज इन स्पेंडिंग और इंपोर्ट्स ऑफ लग्जरी कार्स। सबको क्लियर है? 4 सेक्टर ओपन इकोनॉमी में 3 लीकेजेस हैं, एस प्लस टी प्लस एम, और 3 इंजेक्शंस हैं, आई प्लस जी प्लस एक्स, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, एक्सपोर्ट्स। जब दोनों बराबर हो तो इक्विलिब्रियम होता है। Which statement would both Keynesian and monetary schools of thought accept? परसों चौथ मैंने केन्जियन एंड मॉनेटरी स्कूल एक्सप्लेन किए थे, एक बार फिर कर देता हूँ। केन्जियन बिलीव करते थे अनएम्प्लॉयमेंट सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, मॉनेटरिस्ट कहते थे इन्फ्लेशन सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। केन्जियन कहते थे गवर्नमेंट इंटरवेंशन चाहिए, मॉनेटरिस्ट कहते थे फ्री मार्केट बेहतर है। केन्जियन कहते हैं नेशनल इनकम इक्विलिब्रियम में नहीं होती, थोड़ा सा उससे पीछे होते हैं या आगे होते हैं हम, जबकि मॉनिटर्स कहते हैं नेशनल इनकम इक्विलिब्रियम में होती है हमेशा, यानी लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई के परफेक्टली इनइलास्टिक पार्ट में, हम फुल पीपीसी के ऊपर होते हैं। केन्जियन बिलीव करते थे कि यूजिंग फिस्कल पॉलिसी, टैक्सेस एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग इज द बेस्ट सोल्यूशन, इन्होंने वो बनाई थी। मॉनिटर्स कहते हैं नहीं जी, मनी सप्लाई एंड इंटरेस्ट रेट यानी मॉनेटरी पॉलिसी इज बेटर। सो किस स्टेटमेंट में दोनों एग्री कर रहे हैं? एनीवन जी? सर ए। शाबाश मुन्ना शाबाश। नंबर 29, ये वो 4 कर्व हैं जिनमें बच्चों को कंफ्यूजन आती है, और मैंने कल की क्लास में सोचा हुआ है आप लोगों को, ये लेफर कर्व, मार्शल नहीं, फिलिप्स कर्व, कुजनेट कर्व
और एक और कौन सा है, फिलिप्स कर्व, ये चारों करा दो ताकि क्लैरिटी आ जाए एमसीक्यूज के लिए। और थोड़ा सा हम ये मल्टीप्लायर, एक्सेलरेटर, इकोनॉमी के इक्विलिब्रियम्स वगैरह, शिफ्टर्स, ये देख लेते हैं ताकि आप लोग खुद नहीं करें तो कम से कम मेरी तरफ से तो कोई ऑब्जेक्शन ना हो, मैंने नहीं कराया एट द एंड। Country X, sorry, marginal rate of income tax and additional rate of income tax imposed on highest earners was 83%, which increased to 98% if income was received from interest or dividends. Highest marginal rate was then reduced to 40%. Despite this reduction, the tax revenue raised from highest earners increased substantially, which theoretical concept illustrates this relationship between tax rates and tax revenue. इब्राहिम, आपको याद है या किसी और को, ये कौन सा कर्व बताएगा हमें? जे कर्व एंड मार्शल लर्नर तो एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स के बारे में एएस में पढ़ा था, रिजेक्ट कर दो। लेफर और फिलिप्स में कौन सा है? सर बी होगा। बी, लेफर कर्व। फिलिप्स कर्व शोज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन। यहाँ पे हाईएस्ट टैक्स रेट कम किया गया, टैक्स रेवेन्यू बढ़ गए। ये व्यू था मिस्टर लेफर का, जो रोनाल्ड रेगन के, अमेरिकन प्रेसिडेंट के थे, अपना इकोनॉमिस्ट। इन्होंने कहा था डिसइंसेंटिव क्रिएट होता है जब आप हाईएस्ट इनकम अर्नर्स पे इतना टैक्स लोड कर देते हो। तो अगर हम हाईएस्ट इनकम अर्नर्स पे टैक्स रेट कम कर दें, उनको इंसेंटिव टू वर्क एंड प्रोड्यूस आएगा, हमें इनकम टैक्स से ज्यादा पैसा मिलेगा। तो बी इज लेफर कर्व, लिमिटेशन ऑफ फिस्कल पॉलिसी। सबको क्लियर हो गया है? आखिरी बहुत आसान है, अब्दुल्ला सॉल्व कर दो, खत्म करते हैं क्लास। क्यों मैक्सिमम प्राइस या मिनिमम प्राइस लगा रहे हैं? कोई वजह तो होगी ना, हालांकि चाहते थे कि मार्केट फोर्सेस डिमांड सप्लाई का रोल ज्यादा हो। मैक्सिमम प्राइस लगाइए, क्या कंट्रोल करना चाह रहे थे? अब्दुल्ला, कुछ याद है मैक्सिमम प्राइस कहाँ लगती थी एएस में? अबव इक्विलिब्रियम या बिलो इक्विलिब्रियम? सर बिलो इक्विलिब्रियम। हाँ, बस अब सोच लो, समझ आ जाएगा कि क्यों लगाई गई। सर मैं बता दूं? बता दें? सर सी होगा। नहीं बेटे, कंज्यूमर डिमांड तो बढ़ जाती है, प्राइस कम किया आपने मार्केट में। सर डी। डी, टू रिड्यूस एक्सपेक्टेशंस ऑफ इन्फ्लेशन। समझ आया? मैक्सिमम प्राइस बिलो इक्विलिब्रियम है, प्राइस लेवल गिर जाता है जब पूरे मुल्क में लगाई जाए। अब्दुल्ला, नहीं समझ आया? सर आगे समझो। ओके राइट जी, थोड़ी सी रिविजन अपनी तेज करें, दैट्स ऑल आई कैन रिक्वेस्ट। आई विल कीप डूइंग दिस पेपर्स एंड इट विल गेट बेटर। लेकिन अगर आप लोग टॉप लाइन स्कोर करना चाहते हो तो यू विल हैव टू टेक द बुल बाय द हॉर्न